हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कुची पाई क्लासेज में। तो हम को करिकुलर का तीसरा पार्ट भी लेकर के आ चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी प्रश्नों को हल कराए थे। पार्ट 3 में हम प्रश्न नंबर 101 से आगे चलेंगे और सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से देखेंगे और सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए अनिवार्य सह पाठ्यक्रम का हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं। यह सभी क्वेश्चन बीए बीएससी बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के लिए है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की तरफ। प्रश्न है, नरेंद्र नाथ कितने दिनों तक अपने पिता श्री विश्वनाथ के साथ रायपुर में रहे? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नाथ दत्त के पिता श्री विश्वनाथ का निधन किस वर्ष में हुआ था? यह प्रश्न आगे भी आ चुका था। नरेंद्र नाथ कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। यहाँ पे आगे एक प्रश्न था, स्वामी विवेकानंद के पिता का देहावसान कब हो गया था? तो आप आंसर लगाए थे 1884 ईस्वी में। तो यहाँ पर भी आपका सही जवाब क्या होगा? 1884 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा के समझौता करती है? साइबर सुरक्षा से संबंधित एक और प्रश्न ऊपर था जिसमें आपका दूसरा आंसर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या प्रश्न दिया हुआ है? कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? धमकी। और भी दिया हुआ है ऑप्शन, सुबेद्ता, हमला, शोषण, लेकिन आपका सही जवाब होगा धमकी। अगला प्रश्न है 104 नंबर का, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? यानी यदि आप इंटरनेट पे कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? कुछ लोग ई कॉमर्स सोचेंगे, ब्लाइंडिंग खरीदारी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी हो सकती है, लेकिन आप यह सारे सामान खरीदने या बेचने का काम किस पर कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट पर कर रहे हैं। तो आपका सही जवाब होगा इंटरनेट खरीदारी। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के क्या कारण है? आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 106, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रिश्वत कभी भी स्वीकार्य नहीं होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107, रिश्वत अधिनियम 20-410 UKBA लागू हुआ, कब लागू हुआ? ठीक, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है जनवरी 2006, मई 2010, जुलाई 2011, अक्टूबर 2012। तो आपका सही जवाब होगा जुलाई 2011। अगला है प्रश्न नंबर 108, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो अपराध की बात कर रहे हैं तो 3, 4, 8 और 10। तो आपका सही जवाब है 10 अपराध शामिल है रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है। रिश्वत या प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, उपरोक्त सभी। तो आप किसी भी तरह से रिश्वत यदि लेते हैं या देते हैं या किसी को प्रस्ताव देते हैं या स्वीकार कर लेते हैं या रिश्वत मांगते हैं, किसी अधिकारी को रिश्वत देते हैं, तो यह सभी क्या हो जाएगा? यह एक अपराध हो जाएगा। अधिनियम यानी रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत सभी क्या हो जाएंगे? अपराध कहलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, आनंद गुहा का नरेंद्र से क्या संबंध था? यानी आनंद गुहा कौन थे? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको यह याद होना चाहिए, जब विवेकानंद का बचपन चल रहा था तो उनके बचपन के दोस्त का नाम था आनंद गुहा। ऑप्शन में दिया हुआ है वे विवेकानंद के बचपन के दोस्त थे, विवेकानंद के शिक्षक थे, विवेकानंद के पड़ोसी थे या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा विवेकानंद के बचपन के दोस्त थे। अगला प्रश्न है, जब रामकृष्ण की तबीयत खराब हो गई थी उनके भक्तों ने उनको दक्षिणेश्वर से लाकर किस स्थान पर रखा? कलकत्ता से, उपनगर काशीपुर में, वराह नगर में, बारानगर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि वो कहाँ पर लेकर के गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1886 ईस्वी में नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा किन ग्रंथों के अध्ययन से प्रारंभ की थी? वह कौन सी ग्रंथ थी जिसे पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद 1886 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ किए थे? ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता, तो आपका सही जवाब है उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता को पढ़ करके इन्होंने अपना यात्रा प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, NCAP का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब आपका क्या हो जाता है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय संयुक्त वायु कार्यक्रम, नोडल संयुक्त वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्पष्ट वायु योजना, लेकिन सही जवाब होगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP कब प्रारंभ किया गया? प्रश्न ये होगा, 122 भारतीय शहरों में 2017 के स्तर से 2024 तक कम प्रदूषण को 20-30% कम करना है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन दिया हुआ अप्रैल 2017, जुलाई 2018 या जनवरी 2019 या सितंबर 2020। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनवरी 2019। प्रश्न नंबर 116 दिया है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी यानी कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, स्वामी रामकृष्ण ने किस वर्ष नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो वर्ष 1885 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। प्रश्न नंबर 118, बोध गया में भगवान बुद्ध की तपस्थली के दर्शन करने के बाद नरेंद्र ने कितने दिनों की साधना की थी? तो नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध की तपस्थली में दर्शन करने के बाद 3 दिन तक, कितने दिनों तक? 3 दिनों तक की साधना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1885 ईस्वी में रामकृष्ण संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का देहांत 16 अगस्त 1886 को हुआ था। उस दिन भारतीय पंचांग के अनुसार क्या तिथि थी? तो उस दिन भारतीय पंचांग के अनुसार भूलन पूर्णिमा की तिथि थी। सही जवाब होगा आपका भूलन पूर्णिमा की तिथि। अगला प्रश्न है, श्री रामकृष्ण परमहंस के निर्वाण का समय क्या था? तो निर्वाण का समय की बात करते हैं कि कब था? तो वह मध्यरात्रि के समय। ठीक, सही जवाब आपका हो जाएगा मध्यरात्रि। अगला प्रश्न है, जिस समय परमहंस श्री राम कृष्ण देव का देहांत हुआ उस समय वे कितने वर्ष के थे? तो श्री रामकृष्ण देव का देहांत 51 वर्ष में हुआ। ऑप्शन में दिया है 50, 60, 53 या 51। तो आपका सही जवाब होगा 51 वर्ष में श्री कृष्ण देव का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के देह त्याग के बाद स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के साथ किस स्थान पर रहने के लिए चले गए थे? वराहनगर के मकान में। कहाँ चले गए थे? वराहनगर के मकान में। आगे ऑप्शन भी दे सकता है जैसे काशीपुर, दक्षिणेश्वर या कोलकाता या रायपुर। कहाँ चले गए? तो आपका सही जवाब होना चाहिए वराहनगर चले गए। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण संघ के संन्यासियों ने मठ की स्थापना सबसे पहले कहाँ थी? पहला मठ कहाँ पे बना था? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का पहला मठ कहाँ था? तो पहला मठ कहाँ बना था? वराहनगर मठ। क्योंकि रामकृष्ण के देह त्याग के बाद स्वामी विवेकानंद अपने भाइयों के साथ या गुरु भाइयों के साथ कहाँ रहने के लिए चले गए थे? वराहनगर। वहीं पर इन्होंने वराहनगर मठ की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित प्रथम रामकृष्ण मठ की स्थापना की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता उनका क्या था? ऑप्शन दिया है, वह किराए के एक मकान में स्थापित किया गया था। वह भूतहा मकान था। उसमें श्री रामकृष्ण परमहंस के अस्थि अवशेष रखे गए थे और उसकी रोज पूजा होती थी। वह बिल्कुल निर्जन और वीरान क्षेत्र था। तो जहाँ पर वह रहने के लिए गए थे वहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस के अस्थि के अवशेष रखे हुए थे और वहीं पे उनकी रोज पूजा की जाती थी। इसलिए वहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी। मुख्य विशेषता यही थी कि वहाँ पर उनके अस्थि अवशेष रखे गए थे। प्रश्न नंबर 126, रामकृष्ण परमहंस के वे कौन से भक्त थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस के अस्थि अवशेष सौंप देने को कहा? तो अविनाश दत्त, सुरेंद्रनाथ दत्त, गोपाल दत्त या रामचंद्र दत्त।
तो आपका सही जवाब होता है महात्मा रामचंद्र थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस के अस्थि अवशेष सौंप देने को कहा था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के देहावशेष के ताम्र कलश की रखवाली की जिम्मेदारी उनके 2 बाल शिष्यों पर थी, उनके क्या नाम थे? ठीक, यहाँ एक और प्रश्न भी होता है, रामकृष्ण परमहंस के 2 शिष्य कौन थे जिन्होंने उनके अस्थि या फिर उनके देहावशेष के ताम्र कलश की रखवाली कर रहे थे? तो उनका नाम था निरंजन और शशि। ऑप्शन में देता है गोपाल निरंजन, शशि, सुदर्शन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब होगा निरंजन और शशि, 2 उनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नैतिकता शब्द के लिए है, मतलब किस लिए है नैतिकता शब्द? तो नैतिकता का मतलब होता है मानव स्वभाव को समझना, तो यहाँ पे आप लगा देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे नैतिकता शब्द मानव स्वभाव को समझना, या नैतिकता शब्द मानव स्वभाव को समझने के लिए होता है। ठीक, तो आपका सही जवाब होगा मानव स्वभाव को समझना। अगला है, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक, ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो अगला प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो किस शब्द से लिया गया है? तो यह इथोरस शब्द से लिया गया है। ठीक, इथोरस शब्द से लिया गया है नैतिकता शब्द। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, इथोरस शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे किससे संबंधित हो जाता है? नैतिकता से संबंधित होता है। एक प्रश्न और बनता है, इथोरस नैतिकता शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया या ग्रीक शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न 130 का, इथोस का अर्थ है आचरण, रीति रिवाज, चरित्र। अच्छा, तो इथोस का मतलब होता है चरित्र। अगला प्रश्न है, आचार नीति एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? सकारात्मक, प्रयुक्त, मानक या व्यवस्थित? तो आपका सही जवाब होता है मानक। आचार नीति एक मानक विज्ञान है। अगला प्रश्न, आचार नीति के सही या गलत होने का निर्धारण करती है, कौन करती है? तो आचार नीति को सही या गलत करने का निर्धारण मानवीय क्रियाएं करती हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानवीय क्रियाएं। अगला, आचार नीति को उत्तम मानता है। अभी देखिए यही प्रश्न ऊपर वाला, आचार नीति एक विज्ञान है, तो जब आपको यह पता रहेगा कि विज्ञान है तो कौन सा है? मानक विज्ञान है, तो आपका सही जवाब भी यहाँ पर क्या हो जाता है? आचार नीति को उत्तम मानता है, कौन? मानक। आचार नीति मानक को उत्तम मानता है, सही जवाब। अगला 134 नंबर, उपकार का संबंध है। उपकार का मतलब होता है किसी का अच्छा करना, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा करना। 135 नंबर, वराह नगर मठ में स्वामी विवेकानंद के साथ परमहंस के अन्य प्रिय भक्तगण भी रहते थे, उनमें से सबसे मुख्य कौन थे? तो सभी भक्तों में सबसे मुख्य जो भक्त थे उसमें ऑप्शन में क्या दिया? गुरु भाई गोपाल, सुरेंद्रनाथ मित्र, तारक, लाटू। लेकिन सुरेंद्रनाथ मित्र जो थे वह सबसे प्रमुख थे या सबसे मुख्य थे। अगला प्रश्न 136 नंबर, नरेंद्र नाथ ने विवेकानंद नाम तो बहुत बाद में ग्रहण किया था, यानी नरेंद्र नाथ का नाम पहले नरेंद्र नाथ था, बाद में विवेकानंद हो गया। सबसे पहले उन्हें किस नाम से जाना जाता था? जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय उन्हें वी दिशानंद के नाम से जाना जाता था, यानी स्वामी विवेकानंद नाम से नहीं, नरेंद्र नाथ नाम से भी नहीं जाना जाता था। उस समय उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो वी दिशानंद नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न 137 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने बराह नगर मठ छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया था? तो 85 में, 85 के बाद 86, 87 और 88 तक रहे। 88 में ही, यानी सन 1888 के प्रारंभ में ही वह मठ छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर लिए थे, तो आपका सही जवाब 1888 होता है। अगला प्रश्न 138 नंबर का, स्वामी विवेकानंद के मठ छोड़ने से पहले किस बाल सन्यासी ने मठ छोड़कर वृंदावन की ओर पैदल ही प्रस्थान कर दिया था? यानी 1888 में जब स्वामी विवेकानंद मठ छोड़े उससे पहले ही किसी एक बाल सन्यासी ने वहाँ से मठ छोड़ करके पैदल ही वृंदावन का प्रस्थान कर दिया था, तो वह कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? शारदा प्रसन्न उस समय सबसे पहले छोड़ करके चले गए थे मठ को। अगला प्रश्न 139 नंबर, वराह नगर मठ को वर्ष 1888 के प्रारंभ में अंतिम बार छोड़ने से पहले भी स्वामी जी 2 बार मठ से किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे, उन स्थानों के नाम बताइए। कभी कभी पूछ लेता है कि 1888 में स्वामी विवेकानंद मठ छोड़कर चले गए थे, लेकिन इससे पहले वह 2 बार मठ छोड़ करके चले गए थे, तो वह कहाँ पर गए थे? तो जब पहली बार मठ छोड़कर गए थे तो वह आउटपुर गए थे, और जब दूसरी बार छोड़कर गए थे तो उस समय सिमुलल तल छोड़ करके गए थे, सिमुल तल। ठीक, ऑप्शन में दिया है वृंदावन, काशी, बोध गया, तो आपका सही जवाब क्या होता है? आउटपुर एवं सिमुल तल। अगला प्रश्न नंबर 140 नंबर, 1888 के प्रारंभ में स्वामी जी वराह नगर छोड़कर कहाँ पर आ पहुँचे थे?
उड़ीसा, गंगासागर, मिदानपुर, बिहार। तो आपका सही जवाब होता है बिहार। ठीक, 1898 में प्रारंभ में स्वामी जी बराहनगर छोड़कर जहाँ आए गए थे पहली बार वह बिहार में आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। स्वामी विवेकानंद बिहार राज्य का भ्रमण करते हुए काशी धाम पहुँचे, वहाँ वे किस आश्रम में रहे थे? किसी आश्रम में रहे थे, तो वह कौन सा आश्रम था? आश्रम का नाम पूछ रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वारकादास आश्रम। ठीक, जब बिहार राज्य का भ्रमण कर रहे थे, पहली बार काशी धाम पहुँचे थे, तो काशी धाम में से उन्होंने द्वारकादास आश्रम में पहली बार ठहराए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 142। काशी में किस विख्यात स्वामी के साथ उनका वाद विवाद हुआ था? यानी ऐसे कौन से विख्यात स्वामी थे जिनसे स्वामी विवेकानंद का पहली बार वाद विवाद हो गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी भास्करानंद, स्वामी तैलंग, स्वामी अखंडानंद, स्वामी हरिकेशानंद। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी भास्करानंद। भास्करानंद से स्वामी विवेकानंद का पहली बार वाद विवाद हुआ था। प्रश्न नंबर 143। स्वामी विवेकानंद के साथ बंदरों वाली घटना किस शहर में हुई थी? जब उनके पीछे कुछ बंदर लग गए और वे भाग रहे थे तथा किसी सन्यासी ने उनको कहा, ठहरो, डट कर सामना करो। तो पहली बार वह जब काशी में आए थे उस समय उनके पीछे काफ़ी बंदर लग गए थे और वो डर कर भाग रहे थे। तब किसी सन्यासी ने कहा, नहीं, ठहरो और डट करके सभी से सामना करो। तो वह कौन सा जगह था जब वह काशी में आए थे उस समय? ऑप्शन दिया है काशी, वृंदावन, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर। लेकिन जब वह काशी में आए थे उस समय, काशी यानी अपना बनारस या वाराणसी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 144। सन 1888 में काशी प्रवास के बाद स्वामी जी फिर वहाँ से कहाँ चले गए थे? तो वहाँ से फिर वह वापस चले गए थे। वापस कहाँ चले गए थे? वराहनगर, जहाँ से वो आए थे वह उस समय वापस चले गए थे 1888 में काशी प्रवास के बाद। ऑप्शन में दिया है कलकत्ता, प्रयागराज, वराहनगर, दक्षिणेश्वर। तो वह कहीं नहीं गए थे। वह कहाँ चले गए थे? वराहनगर वापस चले गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 145। APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था? प्रश्न पूछ रहा है APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलम्बन, चिरापुल्ली। ठीक, तो कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। तिरुचिरापल्ली में नहीं हुआ था, मुंबई और कोलम्बो में नहीं, चेन्नई में हुआ था APJ अब्दुल कलाम का जन्म। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 146। द विंग्स ऑफ फायर निम्न में से किसकी कृति है? एस राधाकृष्णन, बिल गेट्स, AGM प्रेमजी, APJ अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का है। यह पार्ट 2 में भी प्रश्न पूछा हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का कौन सा पुस्तक है? द विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न, जैनुल आबदीन से कलाम के क्या संबंध है? तो जो उनका APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या होता है? अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, फुल फॉर्म होता है यही। तो इसमें पूछ रहा है जैनुल आबदीन कौन थे? तो जो उनके नाम में यह मिलता है, ठीक, APJ। तो जो जे है जैनुल आबदीन, तो उनके पिताजी का संबंध था। ठीक, भाई, चाचा, मामा या नहीं, किसका संबंध था? जैनुल आबदीन से कलाम से क्या संबंध थे? तो उनके पिता का नाम था जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न है रतन टाटा से संबंधित। रतन टाटा का जन्म कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 149 नंबर का। टाटा समूह के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो टाटा के संस्थापक कौन थे? JRD टाटा। ठीक, JRD टाटा। नवल टाटा, साइमन मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखर नहीं, JRD टाटा। अगला प्रश्न 150 का दिया हुआ है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इस पूरे पार्ट का कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 150 की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। गूगल वैलेट नाम आप काफ़ी सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। गूगल वैलेट का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 2013 में, 2014 में, 2012 में या 2011 में? तो गूगल वैलेट का ऑनलाइन पेमेंट 2011 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों 150 तक के सभी प्रश्नों को हम हल करा चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को यानी पार्ट नंबर 4 में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,